हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भर्ती को लेकर हमारी फैसला सुरक्षित भी किया गया है। उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में फैसला सुरक्षित है। आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण मुद्दे पर हुई सुनवाई। तो जो आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटें हैं उस पर भी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर फैसला हुआ और इसको लेकर सुरक्षित कर लिया गया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने समक्ष इस मामले में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिकाओं को बृहस्पतिवार को सुनाई गई और अब कोर्ट में फैसला सुनाएगा। याचिकाओं का आरोप है, वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी आपको बातें बतानी है इससे जुड़ी हुई। याचिकाओं का आरोप है कि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को टीईटी और सहायक परीक्षा में अंकों में छूट देकर दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। इसे लेकर अनारक्षित वर्ग अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर अपने अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के माध्यम से बहस की, जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा एक अर्हता परीक्षा है। इसमें दी गई अंकों की छूट या आरक्षण सहायक अध्यापक भर्ती में परीक्षण के चरण में लागू नहीं होती। यह उस परीक्षा का भाग नहीं है। मतलब जो टेट में दी गई छूट है वो परीक्षा का भाग नहीं है, ऐसा जो है यहाँ पर बताया गया। अब इसके जवाब में, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके जवाब में याचिकाओं के अधिवक्ता ने कहा कि जब अध्यापक पात्रता परीक्षा का भाग नहीं है तो फिर इन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट आरक्षण के आधार पर क्यों दी जा रही है। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को डबल रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यह भर्ती बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के तहत की जा रही है। ऐसे में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा डबल रिजर्वेशन पर दाखिल की गई याचिकाओं का कोई महत्व नहीं है। मतलब सरकार ने जो नियमावली है उसको गिना दिया। यहाँ पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। हफ्ते भर में पक्षकारों में अधिवक्ता अपनी लिखित बहस दाखिल करेंगे। अब देखिए, जो लिखित रिजोइंडर दाखिल हो रहे हैं यहाँ पर वो भी काफ़ी मेन रहेगा कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं या जो ओवरलैपिंग को लेकर लड़ रहे हैं वो यहाँ पर अपनी बात को किस तरीके से कोर्ट के सामने रख रहे हैं। अच्छा, अगर यदि ध्यान से देखा जाए तो 19,000 सीटें तो ये हैं, और प्लस जैसा कि आपको पता है अनारक्षित सीटों में कम से कम 18,000 सीटें ऐसी हैं जो ओवरलैपिंग का शिकार हुई हैं। मतलब अब जो जनरल कैटेगरी अनारक्षित में होनी चाहिए थी लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी में गई, और ओबीसी कैटेगरी बच्चे कह रहे हैं कि हमको सीटें कम मिली। तो यदि आप दोनों को जोड़ दें तो आपको खुद ही पता है लगभग 37,000 वैकेंसी बैठती हैं। अब अगर सरकार को इन दोनों ही मैटरों को निपटाना है तो सरकार को कम से कम कितनी वैकेंसी चाहिए? 37,000 वैकेंसी सरकार को चाहिए। इसका अर्थ सीधा सीधा ये हो जाता है कि 60, 90, 97 कट ऑफ पर जो भी अभ्यर्थी पास है सरकार उनको यहाँ पर नौकरी दे दे, और या नई भर्ती निकालने से पहले सरकार इस बात पर गौर करे, क्योंकि नई प्रक्रिया शुरू करने में काफ़ी समय लगता है। तो सरकार पहले जो अभ्यर्थी कम से कम 40,000 की रेंज में आ रहे हैं सरकार उनको यदि ऊपर से भी ले ले, या सरकार ऐसा भी ना करना चाहे तो सरकार दोनों के ही 19,000 सीटें, क्योंकि आपके सामने है और कोर्ट में फैसला सुरक्षित है, तो 19,000 सीटें ये और प्लस 18,000 सीटें वो जो अनारक्षित की हैं, तो 37,000 वैकेंसी सरकार जोड़ दे तो भी काफ़ी वैकेंसी यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, देखिए ये वैकेंसी ये है जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आप इसी बात से यहाँ पर आइडिया लगा लीजिए कि 34,589 जो पद हैं वो अनारक्षित के हैं, जबकि भरे गए 20,301, तो 14,288 पद कम भरे गए। अब अन्य पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं उनके पद थे 18,598, भरे गए 31,000, मतलब 12,630 पद जो है वो अलग भरे गए। अब ये अलग, इनको आप इसलिए नहीं कहेंगे क्यों अनारक्षित पद जो है वो केवल जनरल कैटेगरी के नहीं होते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर लाता है तो वो इसमें ओवरलैप कर जाता है। तो अब क्योंकि एमआरसी रूल लागू हुआ तो उन्हें ओबीसी में रखा गया, इसलिए वो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हमको अनारक्षित में डाला जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें इस बात पर, देखिए दोनों की ही बात सही है अपनी अपनी जगह, ओबीसी वाले अभ्यर्थियों की भी और जनरल वाले अभ्यर्थियों की भी। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों ही ध्यान दें तो उन्हीं पदों के लिए दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है।
यदि हम इन दोनों पदों को जोड़ दें आपस में तो आप देखेंगे कि 14 और 12, 26 और 6 और 2 8, मतलब लगभग 26,800 पद बैठते हैं, जिससे ना तो इन्हीं का ही मैटर रहेगा ना इनका ही रहेगा, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 26,000 मैटर पद जोड़ने से। तो ये अपने आप में बहुत समझने वाली बात है। अच्छा, अब एक और भी आपने देखा हो, ऑनलाइन आवेदन के विज्ञापन को चुनौती दी है, जिसमें फिरोजाबाद के रोमिंग सिंह ने हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में 18 मई को शिक्षक भर्ती में चुनौती दी है। और रॉबिन का कहना है कि 69,000 भर्ती के पहले 5% अंक छूट का लाभ लेकर उत्तीर्ण होने वालों को अंतिम रूप में उन्हीं के वर्ग ओबीसी SC ST का समायोजित करना चाहिए। दावा है कि लोक सेवा आयोग ने यह व्यवस्था 18 दिसंबर 2019 में लागू कर दी है। तो अलग अलग भर्तियों को लेकर अलग अलग आरक्षण और अलग अलग छूट की यहाँ पर ये है। यदि ये पद जोड़ दिए जाएं तो कट ऑफ फिर कहाँ जाएगी, ये भी बात एक इम्पोर्टेंट है। फिर जनरल की कट ऑफ कम से कम 62 पर आ जाएगी और ओबीसी की कट ऑफ 60.8 पर और SC की कट ऑफ जो है वो 56.6 पर। मैं किसी एक वर्ग विशेष जाति के बारे में कभी नहीं बोलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सभी को जो है इस भर्ती से लाभ हो। और जो भी अभ्यर्थी अपने अपने पदों पर, देखिए ओबीसी वाले कह चुके हैं कि हमें 18,000 पद चाहिए, जनरल कैटेगरी के भी लगभग 19,000 पद बैठते हैं, तो सरकार 27 से 28,000 पद यहाँ पर जोड़ दे तो दोनों ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाभ मिल जाए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।